बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल यानी बरोज़ मंगल को तलब कर लिया गया है और दहशतगर्दी की ये जो हालिया लहर है उसके सद्देबाब के हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि आला हुकामती जो अस्करी क़यादत है वो भी शामिल होगी और हुकूमत के भी आला नुमाइंदगान जो हैं वो इस इन कैमरा इजलास के अंदर शामिल होंगे। बड़ी खबर इसमें यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि वो भी इस इन कैमरा इजलास के अंदर शिरकत करेगी और अभी तक की तलात के मुताबिक 14 ऐसे नाम हैं जिनकी एक फहरिस्त भेज दी गई है इजलास में शिरकत के हवाले से। दहशतगर्दी की ये जो हालिया लहर है इसकी वजह क्या है, तयन किस तरह से किया जाएगा और तदारुक के लिए क्या क्या बड़े बड़े अहम फैसले किए जाएंगे। ऐसा लगता है कि बड़े फैसले होने जा रहे हैं, बड़ी पेशरफ्त हमारे सामने लाजमी तौर पर आएगी इस इजलास के बाद। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अवाम के हवाले से ये बात हम करेंगे कि नेट मीटरिंग के मामले पर अवाम तो सीखबात थी ही। यहाँ पर वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो भी नेट मीटरिंग के मामले के ऊपर दो बदू हो गए हैं। असल कहानी क्या है और इन दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ असल में क्या है, बेसिकली इस पूरी सूरत हाल का जो असर है वो अवाम के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हम डिटेल में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर सारी नजरें इस वक्त जमी हुई हैं वो ये है कि पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि बड़े फैसले किए जाएंगे और जो सर्जरी की बातें हमें सुनने में आती हैं ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे फैसले भी हमारे सुनने में आएंगे और जिनके ऊपर अमल होता हुआ नजर आएगा। आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी था। ये कौमी सलामती के ऊपर पार्लियामान का इन कैमरा इजलास जो है, हालात बहुत ख़राब हैं, ये अंडरस्टेटमेंट है। आज पेशावर में 3 हमले हुए हैं और हमले जो हैं पेशावर शहर के अंदर हुआ है। फिर जो है लक्की मरवत के थाना गंभीला पर दहशतगर्दों ने 10 से 15 मसल्ह अफराद ने हमले की कोशिश की, हमला पसपा कर दिया गया। पेशावर में पुलिस चौकी मुलाजई पर दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमला कर दिया। 2 एहलकार जख्मी हो गए। जमरोद FC चेक पोस्ट पर भी शिद्दत पसंदों ने हमला किया। FC बाड़ा राइफल्स की जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। ये तो KP की सूरत हाल है। कल जो है नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर के कॉन्वॉय पर हमला, 3 एहलकार समेत 5 अफराद शहीद हो गए। उसके बाद ये पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा तवातर के साथ हमले हुए हैं और अभी हम जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला है वो नहीं भूल पाए। इतने हमले हो रहे हैं कि अभी गिनती बरकरार रखना भी मुश्किल है और हुकूमत को चाहिए कि ज़रा ये तफसीलात खुद देना शुरू करें, क्योंकि जब वो नहीं देते इसकी बरमला तफसीलात तो फिर एक अफवाह साजी शुरू हो जाती है कि जी 3 दिनों में इतने हमले हो चुके हैं और कई दफ़ा उसके अंदर मुबालगा होता है जिससे कि अफरा तफरी बढ़ती है, इश्तिहाल भी फैलता है। इसलिए इनको एक निज़ाम बनाना चाहिए हुकूमत को कि इन तमाम जो हमले होते हैं इसकी फौरी तौर पे एक्यूरेट इतला हुकूमती सर्कल्स की तरफ से आना चाहिए ताकि ये अफवाह साज की फैक्ट्रियों को रोका जा सके। दूसरा ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम सब ये कह रहे थे कि हुकूमत को और तमाम सियासी पार्टियों को और तमाम तबकों को इस पे बहस करनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल सारे तबकों की बहस तो नहीं है, हम उम्मीद करते हैं वो भी होगी, पर फ़िलहाल जो है कौमी सलामती के इजलास की कल 11 बजे दिन को जो है पार्लियामान के अंदर की जा रही है और इजलास में आला हुकूमती और अस्करी क़यादत शरीक करेगी और इजलास में हमें बताया गया है कि अस्करी क़यादत पार्लियामानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के मतलब आगाह करेगी। जी बिल्कुल। हम ये इससे अज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होगा, लेकिन आमिर साहब नाम तो कहीं जी तर्जमान की जो अभी तक जो सरकारी ये आई हैं उसके अंदर जिक्र नहीं है कि अस्करी क़यादत की नुमाइंदगी कौन करेगा, मगर ये ज़राए के हवाले से ये उम्मीद की जा रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसके अंदर शामिल होंगे। उसके बाद तमाम सियासी जमातों के पार्लियामानी लीडर्स
और उनके नामजद नुमाइंदे इजलास में शिरकत करेंगे। खुसूसी दावतनामे के बगैर कोई भी पार्लियामान के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सख्त इंतजाम किए गए हैं और अलर्ट भी जारी किया गया है इसके मामले में। अब ये वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये बहस के ये कौमी ये एपीसी होनी चाहिए वो नहीं, इसके ऊपर शुरुआत हुई है और बहुत ही ज़रूरी था कि इसके ऊपर बहस व मुबासा हो। अब इसके ऊपर एक ये इशू आ गया कि पीटीआई जो है वो उनके 14 मेंबर्स जो हैं इसके अंदर शरीक कर रहे हैं। पीटीआई के अंदर एक बताया गया है कि हंगामी इजलास हुआ और वहाँ पे ये बहस हुई कि क्या ये नाम या ये झंडा जो है इमरान खान से पहले अप्रूव कर लिया जाता तो फिर शमूलियत इख्तियार की जानी चाहिए थी। एक ग्रुप का ये कहना था। उसके बाद ये जुनैद अकबर साहब के हवाले से चली कि उनका ये कहना था कि हम इसका एजेंडा और नामों की फहरिस्त जो है वो इमरान खान से अप्रूव करवा लें। इमरान खान से क्योंकि मुलाकात जो है वो पार्टी की नहीं हो पा रही, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने एक कमीशन नाफिज किया था, अपनी एक उहदेदार को लॉ क्लर्क को भेजा था कि जाके करें। हफ्ते के रोज़ बताया गया कि वो 3 घंटे अदालत की इतला पे गई वो खातून और उनको इमरान खान से मुलाकात का मौका नहीं मिला। और ये हमने भी देखा है कि हुकूमत जब चाहती है रात के 12 बजे भी मुलाकात करवा दी जाती है। अब इसके अंदर मुझे ये इसरार समझ नहीं आ रहा कि क्या हर्ज था कि उनकी मुलाकात करवाई जाती और कि अगर ये इतनी ये बहुत अहम चीज़ थी तो ये मुलाकात का ये इशू ही नहीं बनना चाहिए था कि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर ये मर्ज़ी से हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए भी ये अहम नहीं है कि ये नाम जो है इमरान खान की मर्जी से आए हैं या नहीं आए हैं। उनका इसमें शराकत बहुत ही ज़रूरी थी क्योंकि ज़्यादा मैटर ये करेगा कि उनकी शराकत कितनी मीनिंगफुल होती है और वो इस इजलास के अंदर क्या बातें करते हैं, कैसे इसके अंदर शिरकत करते हैं, इसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी। क्योंकि उनका इसके अंदर शामिल होना मैं समझता हूँ इसलिए भी ज़रूरी था कि ये सबसे ज़्यादा सूरत हाल जो ख़राब है वो बलूचिस्तान और केपी में है और केपी में पीटीआई की अपनी हुकूमत है। यहाँ ज़ाहिर है जो फैसले लिए जाएंगे, एक तो डायरेक्टली वो एक अपने आप को उनका क्लेम है वो पाकिस्तान की सबसे पॉलिटिकल पार्टी बड़ी पार्टी है, तो ये एक कौमी मसला है, इसके अंदर उनको हर सूरत में शामिल होना अनकंडीशनली शामिल तो होना चाहिए था और वो बड़ी अच्छी बात है कि वो शामिल हो रहे हैं। अब ये नाम जो है उनकी मर्जी से ही गए हैं। हमने जुनैद अकबर साहब से ये पूछा तो उन्होंने हमें ये कहा कि नहीं, मैंने ये वहाँ पे ना जाने की मुखालफत नहीं मैंने की, मगर मेरा ये ज़रूर था कि इमरान खान से पूछ लिया जाए, मशरूत कर दिया उन्होंने, नामों के मुतल्लिक पूछ लिया जाए और एजेंडे के मुतल्लिक भी पूछ लिया जाए कि हमने वहाँ पे क्या करना है। क्लिप भी अगर आप इजाज़त देंगे तो हम वो क्लिप भी दिखा सकते हैं। जी वो क्लिप दिखा दें। जी प्रोड्यूसर साहब, पहले तो मैं ये बता दूं कि पीटीआई ने अभी तक फैसला नहीं किया कि हमने इस कैमरा ब्रीफिंग में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि सियासत का एक जो है वो इमरान खान है। 000 जितने भी मिले कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि अवाम का उस पर एतमाद है और लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसकी हैसियत इस पर कैमरा ब्रीफिंग की या इसी तरह कोई उसकी हैसियत उस टाइम बनेगी जब इमरान खान साथ होगा। इमरान खान की वजह से 100,000 1 लाख ये सब बन सकते हैं, उसके बगैर इसकी कोई मानी कोई हैसियत नहीं है। अगर सबसे पॉपुलर लीडर जिसके साथ अवाम जुड़े हो वो उस कैमरा ब्रीफिंग में ना हो, उसको इत्तेमाद में नहीं लिया जाता, उसको जो है वो ऑन बोर्ड ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई मीटिंग की ऐसी कोई ब्रीफिंग की कोई है। अच्छा, जुनैद अकबर साहब जा रहे हैं वैसे अब क्या इनका? नहीं, जुनैद अकबर साहब का अभी तक जो हमारे पास नाम आए हैं जो कि पीटीआई ने नाम दिए हैं उस लिस्ट के अंदर जो हैं उमर यूब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, असद कैसर, ज़ताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, मोहम्मद बशीर खान, सनाउल्लाह मस्ती खेर, अली मोहम्मद खान, जुबैर खान, शिबली फराज, अली जफ़र, हमायूं मोहम्मद, ओन अब्बास, ये सारे सेनेट और कौमी असम्बली से उनके मोतबर लोग हैं, उनके ऑफिस बेरर्स हैं, उनके जो हैं पार्टी लीडर्स भी हैं, मगर जुनैद अकबर का नाम नहीं है।
अब ये पता नहीं इनकी पार्टी ने क्यों नहीं दिया, बहरहाल उनको केपी का अगर प्रेसिडेंट बनाया हुआ है तो उनका नाम, और वो सीनियर आदमी है पीटीआई में, इनमें से अक्सर कई जो हैं ये पहली दफा पीटीआई में ताज़ा आए हुए हैं, उनके मुकाबले में सीनियर भी हैं और पार्टी के केपी हैं, पता नहीं उनका नाम क्यों नहीं है। पर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इस सब के बावजूद ये सवाल ये नहीं है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सवाल ये है कि इनकी वहाँ शमूलियत में ये क्या कॉन्डक्ट क्या होता है, ये क्या बात करते हैं, कैसे शमूलियत करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हुकूमत ने भी, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अगर कोई अपनी शरारत करनी होती तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो शेर अफजल मरवत का नाम डाल देते, तो उन्होंने इनके ही नामजद नाम है। अब इन्होंने जुनैद अकबर साहब को नहीं डाला, वो पता नहीं क्यों नहीं डाला, हम तो सियासी मंतक से देख रहे हैं। मगर इसका होना जो है इजलास का होना बहुत ही ज़रूरी था। अब कल जब ये आएंगी, अब देखेंगे कि तर्जुमान हुकूमत के और जो ISPR की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से जो है क्या इसकी हमें तफसीलात आती हैं, या ज़राए के हवाले से, या ये जो पार्टी के बेहतरीन लीडरान जो हैं ये बाहर आके क्या बात करते हैं। पर उम्मीद ये है कि इसके ऊपर ये सिर्फ शुरुआत होगी, और इसके बाद जो ये कहा जा रहा था कि जैसे पहले नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, तो उसके अंदर ना सिर्फ तमाम ही पार्लियामेंट्री पार्टीज जो बाहर थी, बाहर भी कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनकी शमूलियत, और तमाम तबकात उलमा से भी मशावरत की गई थी, उसके बाद तमाम ही सोशल जो है सिविल सोसाइटी से की गई थी, तमाम ही तबकों से की गई थी। तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि ये शुरुआत होगी। पार्लियामेंट सबसे इम्पॉर्टेंट बहरहाल आपकी पॉलिसी साज इदारा है, उनसे शुरुआत के बाद हमें बड़ी ये उम्मीद है, क्योंकि मामला बहुत संगीन हो चुका है। आप इस संगीनी की तरफ जिस तरफ जा रहे हैं आमिर साहब, आप बिल्कुल बजा है अपनी संगीनी में, लेकिन जो मेरे पास एक स्टेटमेंट है शेख वकास अकरम साहब का, क्योंकि चूंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसलिए आज उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आमिर साहब, उसमें उन्होंने कहा कि अब हमें पता है कल एक सेशन होने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि जी अगर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को अवामी हिमायत हासिल नहीं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी हिमायत नहीं करेगी। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ अभी तो ये मफरूज़ों पे है कि वहाँ पे कल देखेंगे क्या फैसला होता है। कई जो ऑपरेशन तो पहले ही चल रहा है, ये ऑपरेशन तो काफी अरसे से चल रहा है, जैसे ज़रबुल अज़ब था, रद्दुल फसाद था, इस नौइयत के जो बड़े ऑपरेशन हैं, नहीं इसी नौइयत का पहले वो ऑपरेशन चल रहा है। वो हाँ, उसकी कोई इस तरह का टाइटल नहीं है, मगर एक वो तो चल रहा है। अब कल क्या फैसले होते हैं उसको हम देखेंगे। तो आपकी इजाजत हो तो मैं मेहमान को भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ, उनको भी शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल है अवाम पाकिस्तान पार्टी के, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी बहुत मिफ्ता भाई, आपका हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपके साथ हम इकॉनमी पे, एनर्जी पे और ये टेक्निकल मसाइल पे भी गुफ्तगू करेंगे, मगर आपकी क्योंकि अब आप सियासत में अपनी पार्टी के साथ आ चुके हुए हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पे भी, क्योंकि ये दहशतगर्दी का डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो जो है सियासी इस्तेहकाम से है, और सियासी इस्तेहकाम बगैर जो इक़्तिसादी इस्तेहकाम नहीं हो सकता, ये सारी जुड़ी हुई हैं। और कल जो है इन कैमरा मीटिंग जो है कौमी सलामती में पार्लियामेंट के अंदर होनी जा रही है। हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि इसके बाद इसको फैलाया जाएगा, बाहर भी जो पार्लियामेंट से पार्टियां हैं जैसे कि आपकी पार्टी और भी तबकात हैं उनसे मुशावरत की जाएगी। आपकी क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम है कि बातचीत की जाए, और मैं ये समझता हूँ और मेरे ख्याल से कुछ मुख्तदर हलकों को भी इस बात का इदराक है कि ये जो पाकिस्तान में सियासी जमूत है या सियासी जो आपस में जो कशमकश है, इसका असल फ़ायदा जो है वो दहशतगर्द तंजीमें उठा रही हैं। और अगर हुकूमत को BLA से और TTP से और जो उनके सपोर्टर्स हैं, TTA हो गया या हिंदुस्तान हो गया, इनकी सपोर्ट से जो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर रही हैं, इससे निपटने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपस में तसादुम जो है वो ख़त्म होना चाहिए, हमारी आपस की थोड़ी सी लड़ाई कम हो जाए या कम से कम बैक बर्नर पर चली जाए, तो हम ये कर सकें। और फिर उसके बाद एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हमने ये बात देखी है और इस बात में मानने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजी इतनी मुस्बत नहीं रही है या इतनी कामयाब नहीं रही है, चाहे वो TTP के हवाले से हो या चाहे वो BLA के हवाले से। तो इसमें कुछ सियासी
कंप्रोमाइजेस भी करने चाहिए, इसमें कुछ सियासी सोल्यूशंस भी निकालने चाहिए, और जहाँ पे कैनेटिक सोल्यूशंस की ज़रूरत है या कैनेटिक कामों की ज़रूरत है वो भी करने पड़ेंगे। लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए कौम को यकजा होना पड़ेगा और उसके लिए सियासी पार्टियों को साथ लाना ज़रूरी है। ये जो सियासी कंप्रोमाइज़ का जो आपने कहा है, पहले नेशनल एक्शन प्लान बनाया और पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ 73 के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल के बैठ के उलमा और सिविल सोसाइटी तमाम तबकों की मशावरत से एक बड़ी कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनी, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इस वक्त हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, बहुत ज़्यादा तकसीम है मुआशरे के अंदर, हर इदारे के अंदर जो है। तो ये जो आप सियासी कंप्रोमाइज़ कह रहे हैं, ये आप किस पैराए में कह रहे हैं? क्या इसको अमल दरामद के हवाले से, और क्या वहाँ पे फैसले होते हैं? देखिए, अगर आप बलूचिस्तान को ले लें, अलग अलग ले लेते हैं, बलूचिस्तान का मसला यकसर मुख्तलिफ है कबायली इलाकों का केपी के। बलूचिस्तान के मसले को अगर उठाएं तो उसमें कुछ जो हमारे बलोच भाई बहन हैं वो रियासत से और मुल्क से मुतमईन नहीं है। वो ये समझते हैं कि उनके हक तलाफी हो रही है। तो हमको एक तो उनको हक का ये बताना है कि हम आपकी हक तलाफी बिल्कुल नहीं करना चाह रहे। बलूचिस्तान में जिस किस्म का करप्शन है उसकी वजह से आम बलूचिस्तानी को, आम बलोच को वो पैसे नहीं मिलते जो वफाक देती है। मैं आपको यही बता सकता हूँ एज वजीर खजाना, एक समबडी हु हैज वर्कड इन द फाइनेंस, कि हम बलूचिस्तान को कम से कम उसका हक देते हैं, या शायद उससे ज़्यादा ही पैसे देते हैं। तो खुदा न खास्ता पैसों में हुकूमत पाकिस्तान ज़्यादती नहीं कर रही उनके साथ, लेकिन उनको थोड़ा सा उनके वसाइल के ऊपर जो शक व शुबात हैं उसको दूर करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा कि उनको उनका कंट्रोल देना है, लोकल गवर्नमेंट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। बलूचिस्तान एक बड़ी ट्राइबल सोसाइटी है, बलोच सोसाइटी। उस ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर आपने एक स्ट्रक्चर बैठा रखा है जिधर आप जो उनके लेजिटिमेट लीडर्स हैं, अख्तर मेंगल साहब हुए, मालिक बलोच साहब हुए, मरूम हासिल बंदर जो थे, इनको आप साइडलाइन करते थे और नए नए लीडरान आप लेके जिता देते थे इलेक्शन, जिनका कोई पब्लिक वोट नहीं होता था, पब्लिक में वो नहीं होता था। मिसाल उसकी सबसे अच्छी कासिम सूरी साहब हैं कि जिनको आपने लश्करी रईसानी के सामने जिताया हुआ था। वो 50,000 वोट से हारा हुआ था, उसको फिर 5 साल सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे आपने चलने दिया। अब जब आप लश्करी रईसानी को दीगर जो जेन्युइन बलोच लीडर्स हैं उनको आप इग्नोर करेंगे तो फिर आपके सामने ये जो वाइल्ड जो रेडिकल लोग सामने वही सामने उभर के आ गए। तो अगर आपको उन रेडिकल लोगों से डील नहीं करनी तो थोड़ा सा आपको मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट लीडर्स, जो नेशनलिस्ट जरूर हैं लेकिन जिनकी पाकिस्तानी सोच है, उनको आप साथ लेके चलें, उनको थोड़ा सा एम्पावर करें और ईमानदारी से वहां पे इलेक्शन होने दें। एक आध साइकिल मिफ्ता, ये बिल्कुल आप बलूचिस्तान के मुतालिक सही तशखीस फरमा रहे हैं, मगर ये केपी के भी बड़े मसाइल हैं। वफाक के अंदर भी जो है काफ़ी जो तकसीम है वो जो है पिछले इलेक्शन 8 फरवरी के हवाले से भी है, डिसएम्पावरमेंट की भी शिकायतें हैं। फिर यहाँ पे पीटीआई की जो है कि जी हमारे इतने ज़्यादा वो हैं, उनको अगर इसकी मशावरत में शामिल करना है और इस मसले का हल निकालना है तो ये काफ़ी सारे इस तरह के तबकों के जो ज़ख्म हैं उनको भी तो हीलिंग इफेक्ट चाहिए। नहीं, सबको चाहिए। देखें, केपी के अंदर भी ये जो मसाइल हैं, एक तो उधर गुर्बत बहुत है, डेप्रिवेशन बहुत है। एक मरतबा 2018 में तमाम पार्टियों ने ये फैसला किया था कि हम 1000 अरब रुपया लगाएंगे केपी के ट्राइबल एरिया, 100 अरब रुपया सब मिला के वफाक भी पैसे देगी और चारों सूबे पैसे देंगे। इसमें किसी सूबे ने पैसा नहीं दिया, ना केपी ने दिया, ना किसी और सूबे ने पैसा नहीं दिया। तो आप जाहिर है कि अगर वो देखते हैं कि लाहौर शहर हो गया या दीगर इस्लामाबाद शहर हो गया या कराची शहर हो गया, उसमें लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा है लेकिन कराची में भी लोगों के पास, प्राइवेट लोगों के पास पैसे होते हैं, चलो हुकूमत खर्च नहीं करती यहाँ पे, तो इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो जो केपी के अंदर बैठा हुआ है, जिधर कॉलेज नहीं है, जिधर स्कूल नहीं है, जिधर पीना का पानी नहीं मिलता साफ, जहाँ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल फैसिलिटीज नहीं है, तो वो पाकिस्तानी आदमी है तो वो सोचता तो होगा ना कि मुझे ये क्यों नहीं फैसिलिटीज मिल रही। तो एक वो है। उसके बाद फिर जाहिर है कि जब लड़ाई होती है तो और बेरोजगारी फैलती है और काम काज नहीं होता, फिर चेक पोस्ट होते हैं तो उस पर खवातीन जा रही होती हैं, वो पशून सोसाइटी थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोसाइटी, तो बहुत सारे मसाइल हैं, इसको भी हल करना पड़ेगा। लेकिन जो टीटीपी है वो थोड़ी सी इसलिए भी डिफरेंट है कि टीटीपी आपका आइन नहीं मानती। उनसे जरा बात करना मुश्किल है कि जो आपका आइन ही नहीं मानता हो,
तो वो उससे फिर अब बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर आप। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान को कबूल करने के लिए और हमारे आइन को कबूल करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो BLA वाले हों या चाहे वो TTP वाले हों, उनसे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल यकसर हमारी हकीकत को नहीं मानते, फिर उनसे तो बात करना मुश्किल है। जी, मैं अब थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ लेके जाना चाहूँगा, मगर मुफ्ता भाई आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा नाजरीन के लिए इसका बैकग्राउंड ज़रूर देना चाहूँगा 2 मिनट के लिए, कि पाकिस्तान में बिजली का मसला बहुत बड़ा मसला है और ये 60 रुपये से लेके 80 रुपये पर यूनिट रही है, जिसके ऊपर ना कि हमारी सनत चल पा रही है और आम आदमी तो उसके अंदर पिसके रह गया है। और ये बड़ी बहस रहती है कि हुकूमत जो इससे 3 मसले हैं कि IPPs का मसला या बिजली चोरी का मसला या इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो टैक्सेस हैं उसको कंट्रोल करने की बजाय जो है ये ऑल्टरनेट, लोग मजबूर होके ऑल्टरनेट एनर्जी का एक पैकेज हुकूमत ने दिया था, जिसके अंदर सोलर का पैकेज जो है वो एक जो अमीर लोग हैं उन्होंने भी लगाया, मिडिल क्लास ने बहुत लगाया, इवन गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसने अपनी बड़ी मेहनत की कमाई के साथ ये सोलर पैनल लगवा के अब वो बिजली लगा रहे थे। अब हुकूमत इसका बहुत ज़्यादा जो है क्रेडिट भी लेती थी कि जी हमारी ये ऑल्टरनेट एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सस्ती एनर्जी हमारी पॉलिसीज़ के लिए है। पर अब क्या किया है कि जब ये वो इतने लोग लगा चुके तो उनकी टांग नीचे से खींच ली गई है और हुकूमत उस पर सच्ची बात भी नहीं कर रही है। किया क्या है कि उन्होंने, हुकूमत ने जो ग्रॉस मीटरिंग, जो नेट ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी जो थी उसके रेट जो है 3 गुना कम कर दिए हैं कि नए सार्फिन से बिजली खरीदारी का रेट जो है 27 रुपये से कम करके 8 रुपये करने का फैसला कर दिया है। और जो पुराने भी हैं 7 साल बाद उनके साथ भी नया कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और मौजूदा उस नए कॉन्ट्रैक्ट में मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए टैरिफ जो है वो 27 रुपये से 22 रुपये 88 पैसे कर दिया है। और डिस्कोस जो है तमाम यूनिट पे 18% सेल्स टैक्स लगाएंगे और फिर कंज्यूमर से भी सेल्स टैक्स लगाएंगे और नेट मीटरिंग से हासिल होने वाली बिजली जो है ये तकरीबन 53 रुपये फी यूनिट में अवाम को फरोख्त होगी। टोटल जो पाकिस्तान में 2,83,000 जो है ना नेट मीटरिंग के सार्फिन जिन्होंने खुद अपने पैसों से सोलर एनर्जी लगाई है, अब वो बीच में फंस गए हैं। मिफ्ता साहब ने एक बड़ी तफसीलन जो है इसके ऊपर एक ट्वीट की, इससे इख्तलाफ किया और हुकूमत को गाइड करने की कोशिश की कि इसके अंदर क्या क्या इख्तलाफा, इसके अंदर गलत बातें हैं, मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है और ये पॉलिसी में क्या खराबियां हैं। तो मैं चाहूँगा पहले मिफ्ता से इनसे ही समझ लें कि आपको इस पर क्या एतराज़ है। आमिर भाई शुक्रिया, और शुक्रिया आपके इस जामे बताइए का इसके बारे में। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत अब से 3-4 महीने पहले तक इनकरेज कर रही थी कि लोग घरों में सोलर लगाएं। शहबाज शरीफ साहब बतदरीज मरतबा ये फरमा चुके थे, पब्लिकली मिनिस्टर साहब को कहते थे कि सोलर इज़ द वे टू गो, और हम ये पब्लिकली कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि 5-10 हज़ार मेगावाट जो है वो लोग अपने घरों में लगा लें ताकि हुकूमत की भी आसानी हो जाए। तो पाकिस्तान में पिछले साल 6,000 मेगावाट लग गया, जिसको शहबाज शरीफ साहब अपनी कामयाबी सहते थे और वो उसको खुशाइन समझते थे। अब जब हुकूमत ने इतना इन्वेस्टमेंट करा दिया लोगों से और अब इनको कन्वीनियंट नहीं रहा पैसा देना, तो इन्होंने रेट कम कर दी। ये तो कोई बात नहीं होती ना, मतलब। और उसके बाद आपने देखें, वही जो मैं बात, हम जो TTP वाली बात कर रहे थे उससे मिलाइए इस बात को कि आपके पास इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में हज़ारों घरों में सोलर लगा हुआ है, लेकिन पूरे ट्राइबल एरिया की जो टेस्को है, ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, उसके पूरे कैशमेंट एरिया में सिर्फ 9 लोगों ने लगाया था पिछले साल के एंड तक। सक्खर और हैदराबाद के कैशमेंट पूरे एरियाज के अंदर, पूरे यानी कि कराची को छोड़ के पूरे इंटीरियर सिंध में 200 से कम लगे हुए हैं। सॉरी, हैदराबाद में 300 लगे हैं, सक्खर में 100 से कम लगे हैं और कोयटा में भी 100 से कम लगे हैं। फिर अगर आप वापस रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट करेंगे कि आप नए वालों को कह रहे हैं तुमको हम 8.5 रुपए देंगे और पुराने वालों को जिनको आप 22 देते थे, 27 देते थे, उनको अब आप 22 देंगे, और फिर जो उनको पूरी बिजली बेच रहे हैं, क्योंकि ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग का नाम का फर्क यह है कि अब जितनी भी आप बिजली बेचेंगे उसके ऊपर सेल टैक्स काटेंगे। पहले ये होता था कि जितनी बिजली बेचते थे माइनस जितनी बिजली खरीदते थे उसके डिफरेंस के ऊपर सेल टैक्स लगता था। अब जितनी पूरी बिजली बेचेंगे उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगाएंगे और जो इनसे बिजली खरीदेंगे उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगाएंगे। मतलब बेसिकली बहुत, मतलब सब्सटेंशियल कम पैसे हो जाएंगे जो लोगों को मिलते हैं।
और जब आप ये कहते हैं कि 150 अरब रुपए का हम पे बर्डन है, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं, ये नहीं है कि आप उनसे 150 अरब रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपने सिर्फ 34 अरब रुपए की बिजली उनसे खरीदी है। आप इनसे ये कह रहे हैं कि क्योंकि तुम हमसे बिजली नहीं खरीद रहे हो 50 रुपए की महंगी बिजली, लिहाजा हम पे बर्डन पड़ रहा है। और लेकिन आप सोचें कि अगर एक सारिफ घर पे बैठे बैठे अपनी 10-12 रुपए की बिजली बना सकता है, तो आपसे 50 रुपए की बिजली क्यों ले? हमने हुकूमत को मोनोपोली के राइट्स इसलिए देते ना कि आप बड़ी पैमाने पे बिजली बनाएंगे तो आप सस्ती बिजली बना के हमको देंगे। लेकिन अगर घरेलू सारिफ भी आपसे सस्ती बिजली बना लेता है, तो आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आप कितनी इनएफिशिएंसी कर रहे हैं, आप कितनी इसमें चोरी चकारी है, इसमें कितनी बेजाब्ते गया है कि आपकी बिजली जो है वो 5 गुना महंगी हो रही है। जी बिल्कुल, वो जो आपने साथ पे हुकूमत के कुछ फिगर्स भी, एदाद शुमार भी चैलेंज किए हैं कि जो कह रहे हैं 100 अरब रुपया जो हो रहा है वो भी 50 अरब है, और भी जो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है उस पर भी मैं चाह रहा हूँ आप ज़रा रोशनी डाल दें ताकि मैं उसके बाद फिर दोबारा पूछ सकूँ कुछ आपसे। देखिए, गुजारिश ये है कि ये नेपरा के नंबर्स हैं, और नेपरा ने 3 किस्म के अलग अलग नंबर्स दिए हैं, कुछ गलती भी करी हुई है, लेकिन जो मैंने मैक्सिमम नंबर लिया है वो इन्होंने 1269 गीगावाट आवर्स लोगों से, प्राइवेट लोगों से खरीदे हैं। ठीक है, 1200 गीगावाट आवर्स। अब आप ये देखें कि इसी नेपरा कहती है आपको कि हुकूमत ने 22,000 गीगावाट आवर्स 1200 लोगों से खरीदे, जिसपे आपको बड़ा बोझ लग रहा है। आपने 22,000 गीगावाट आवर्स जो है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लूज करें, तो आपको ये 1200 बड़े महंगे लग रहे हैं, बड़ा बोझ लग रहा है, लेकिन वो 22,000 जो आपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर लॉस करा है, उस पर क्या काम करा है ये हमें नहीं बता रहे। उसको अगर आप थोड़ा सा कम कर दें तो ये तो 1200 तो फ्री में हो जाते हैं। आप 1 लाख से ज्यादा यूनिट खरीदते हैं, आपका ये जो 1269 यूनिट है ये 1% से भी कम है जो आप टोटल खरीदते हैं, लेकिन आपको इस 1% की पड़ी हुई है। चलें अब आगे बढ़ें। अब आप कहते हैं कि अब हमने 34 अरब रुपए का खरीदा है पिछले साल, इस साल 50 का खरीद लेंगे, 150 का बोझ तो हो ही नहीं सकता, अनलेस कि आप पागलपने वाली बातें कर रहे हैं कि जो हमसे नहीं खरीद रहा वो हम पे बोझ है। भाई कैसे बोझ है तुम पे? तुम क्यों इतना महंगा दे रहे हो? फिर ये कह रहे हैं कि सब अमीर लोग हैं। मैं आपको आमिर भाई यकीन दिला रहा हूँ कि ये नौकरी पेशा लोग हैं जिनसे आप 38% टैक्स ले रहे हैं। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर है। इतने पाकिस्तान में सब रईस नहीं है, हर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में रहने वाला रईस नहीं होता, मुख्तलिफ होते हैं, बैंकों में नौकरियां करते हैं, कॉलेज प्रोफेसर होते हैं, दीगर जगहों पर नौकरियां कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं छोटा मोटा। ये सारे अमीर रईस नहीं होते जिन्होंने अपने घर पे लगाई हुई है। आपने इनको 50 रुपए की बिजली दी हुई है, जबकि आप खुद फरमा रहे हैं कि 9 रुपए 70 पैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। जब आपकी ईंधन की कॉस्ट 9 रुपए 70 पैसे है, तो क्या जवाब है कि आप 5 गुना अपनी वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा महंगी बेच रहे हैं? बिल्कुल। तो फिर ये जरा सी आप हुकूमत जो है ना, ये बिल्कुल जब ये हुकूमत करेगी, सोलर का ये जो इन्होंने कर डाला है, उससे सारिफ के जेब से पैसे निकलेंगे, हुकूमत के लिए आसानी हो जाएगी। मैं इस पे, ये मैथ सही है, मैं इस पे मैथ पे बहस नहीं कर रहा। मिफ्ता, आप मिफ्ता नहीं है, सिर्फ शुफ्ता भी हैं, हमेशा शुफ्ता गुफ्तगू करते हैं। आपने जो ट्वीट के अंदर अवैस भाई करके आप बात करते हैं, मुझसे भी, मैं भी आपसे बड़ा एहतराम करता हूँ, आपका एक तरीकाकार है, मगर उन्होंने कोई अल्फाज का चुनाव इतना अच्छा नहीं था। उनकी जो प्रेस रिलीज, उन्होंने जो बातें की अपनी ट्वीट में भी और प्रेस टीवी प्रोग्राम में भी, कि शमसी तवानाई की हौसला शिकरी नहीं कर रहे, सोलर से हर साल 1200 मेगावाट की उम्मीद है और बनाने की। मिफ्ता इस्माइल ला इल्म हैं, टैक्स एक्सपोर्ट सोलर यूनिट में नहीं, ग्रिड से खरीदे गई बिजली पर लगेगा। नेट मीटरिंग सार्फिन मुकर्ररा अखराजात नहीं अदा करते, गरीब सारे पर बोझ पड़ता है, ये कह रहे हैं वो। अच्छा, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखें, ये कह रहे हैं कि आम सारिफ पे 90 पैसे का अभी बोझ पड़ रहा है और 3-4 साल नहीं 6 साल बाद वो, या 5 साल 6 साल बाद वो 3 रुपए का बोझ पड़ जाए। अभी इस वक्त 90 पैसे का ये फरमा रहे हैं। ठीक, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि ये भी मुझे बताएं ना कि आम सारिफ पे जो आप TND लॉसेस करते हैं उसका कितना बोझ पड़ता है। मुझे ये भी बताइए कि जब आप महंगे ईंधन से बिजली बनाते हैं तो आम सारिफ के ऊपर कितना बोझ पड़ता है। मुझे ये भी बताइए कि जब आप लोड शेडिंग करते हैं तो आम सारिफ को जो है वो जनरेटर चलाने पड़ते हैं, मिलें बंद हो जाती हैं, तो उसके ऊपर कितना बोझ पड़ता है। और फिर मुझे ये सवाल पूछना है आपसे कि 6 महीने पहले आपके वजीर आजम को नहीं पता थी कि आपके ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है जब आप जाके इनकरेज कर रहे थे सोलर को?
मतलब जब 6 महीने पहले आपको नहीं पता था, ये वही बात है ना आमिर भाई, जो लास्ट ईयर इन्होंने कहा कि हम, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम 4,000 रुपए का गंदम खरीदेंगे और गंदम की कीमत बढ़ा दी। जब आटे की कीमत बढ़ी तो इनको हैरत हो गई कि यार हर आटा कैसे महंगा हो गया। ओ भाई, जब तुम गंदम महंगा करोगे तो आटा महंगा होगा ना। तो इसी तरह इनको ये समझ को सोलर देने के पैसे नहीं है। पहले आपने सारे जाके पूरी दुनिया का कोल लगा दिया एक एक्सटर्नल वायबिलिटी करे बगैर, और उसके बाद जब पूरी एक्सटर्नल वायबिलिटी करे बगैर इंपोर्टेड कोल पे आपने लगा दिया, तो आप बोलते हैं यार इंपोर्टेड फ्यूल पे हमने क्यों लगाया है। तो ये किसी और के पैसे होते हैं ना, जब आपको फैसले करने में सिर्फ कलम की जुम्बिश चाहिए होती है और आपको सिर्फ अपने इलेक्शन देखने होते हैं, आपको अपने पैसे नहीं लगे होते हैं, तो दिल में दर्द नहीं होता। इसलिए ये गलत फैसले करते हैं। 90 पैसे के बोझ के बारे में एक आखिरी बात ये कर दूं कि सर देखें, कोई भी ये नहीं कहता कि 18-19 रुपए से ज्यादा इनको फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, और कोई भी नहीं कहता कि 10 रुपए से ज्यादा इनको वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो ये 28 रुपए की बिजली है, ये जो 50 रुपए की बेच रहे हैं, तो ये 22 रुपए का बोझ कौन डाल रहा है? ये सारिफ आपके ऊपर डाल रहा है, एक जो सोलर पैनल वाला ये किसी सारिफ के ऊपर डाल रहा है या कोई और डाल रहा है? बात तो ये है जो आप भी कर रहे हैं कि बटन तो पड़ता है हुकूमत पे, वो इसलिए कि जितना सोलर इस्तेमाल करेंगे, सस्ती बिजली अपने पैसे लगा के वो करेंगे, तो जो ग्रिड से जो है बिजली कैपेसिटी पेमेंट बढ़ेगी और वो दिन ब दिन वो है। अब बजाय इसके कि ये आईपीपी का मसला हल करें, चोरी रोकें या अपने जो टैक्सेस कम करें, इस मसाइल का हल निकालें, वो कह रहे हैं नहीं, ये जो है ना, जो वादे हुकूमत से किए गए हैं वो खुद ही तोड़ रहे हैं। और साथ में वो क्लेम किए जा रहे हैं कि नहीं, अभी भी हमारी जो है शमसी पॉलिसी को हम परसू कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही फिर ये दोनों चीजें कैसे कर रहे हैं। देखिए आमिर भाई, देखें, एक गुजारिश ये है कि इसको जो है ना कंसेप्चुअली इनके नंबर्स जो है ना वो एडिशन में इनको सब्ट्रैक्शन आती है, लेकिन कंसेप्चुअली ये गलती कर रहे हैं। कंसेप्चुअली गलती ये कर रहे हैं कि देखिए सर, एक यहाँ पे पीटीसीएल की मुनाफली थी। मैं और आप जब छोटे थे तो हमारे घरों पे फोन लगाने में 6-6, 7-7 साल लगते थे। अगर आपको याद है कि डिमांड नोटिस नहीं मिलता था, डिमांड नोट नहीं आता था, मोहल्ले में 2 लोगों के घर पे फोन होते थे। ये भी आपको याद है ये वक्त। जब भी ये मोबाइल फोन आए तो उन्होंने पीटीसीएल को खत्म कर दिया। इस वक्त मुझको और आपको याद नहीं है कि हमारे घर के फोन नंबर्स क्या थे, वो जो लैंडलाइन के नंबर थे। इसी तरह सर, जब गाड़ी आई थी ना ऑटोमोबाइल, तो घोड़ा गाड़ी उससे पहले होती थी, तो लोग उस पर भी रेजिस्ट करते थे कि घोड़े ट्रॉल को क्या होगा। तो ये पागलपने की बात है। देखिए 3-4-5 सालों में पूरी पाकिस्तान में सोलर पैनल लगे होंगे और बैटरियां होंगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है ना, ये एक्सचेंज नेटवर्क्स हो जाएंगे, लेंडिंग एंड बोरोइंग की। आज मैं वेकेशन पे गया हूँ, मेरे घर पे थोड़ी बिजली एक्स्ट्रा बन रही है, आमिर भाई के बच्चे की शादी है, उसने थोड़ी बिजली मुझसे ज्यादा ले ली, मैं वापस आ गया, उसकी बिजली मुझे आ गई। ये ऑब्वियसली ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, ये बैलेंस आउट हो जाता है। आप उस तरफ जा रही है दुनिया, आप किस तरफ जा रहे हैं? आपको बस वही डर्टी कोल देना है मुझे। आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर सारा दिन रोते हैं, उसकी वजारतें रखी हुई हैं आपने, उसके ऊपर सब रोते हैं, लेकिन आप मुझे बोल रहे हैं कि नहीं भाई, तुमको क्योंकि मैंने कोल लगा के गलती कर ली है, लिहाजा तुम कोल को लेना पड़ेगा, कोल की बिजली महंगी, क्योंकि मैंने महंगी बिजली लगा ली है। मैंने टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, और मैंने वो नहीं किया, एक्सटर्नल वायबिलिटी नहीं करी, एक साथ प्लांट्स लगा लिए, और उसकी वजह से डॉलर भी गिर गया, और उसकी वजह से शिपमेंट्स महंगी हो गई, पेमेंट्स करना मुश्किल हो गई। लिहाजा आप सोलर नहीं लगा सकते। ये बात अजीब सी है। इनको कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्द निजकारी करें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, ताकि वो जो 22,000 गीगावाट आवर्स ये जो लाइन लॉसेस में चले जाते हैं, उसको ये कम करके 10-12 हज़ार मेगावाट ले आए, उधर बचत हो जाएगी, बाकी सारा मसला खुद ब खुद सही हो जाएगा। वो मिफ्ता भाई, आपको पता ही है कि माफियाज को बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं एनर्जी में और हर जगह, उनको हाथ नहीं डालना। तो ये, और चूँकि वो सारी पार्टियों में मैं कहूँगा हुकूमत के ख़ास तौर पे वो अपने ही लोग हैं, तो इसलिए उसका अवाम एक इजी आदमी है ना। तो जिस तरह अभी लेटेस्ट एक और चीज़ जिस पे मैं चाह रहा हूँ आपकी, कि जी वो कह रहे हैं पेट्रोल के ऊपर जो है ना, दुनिया भर में मेरा ख्याल कोरोना के बाद सबसे कम पेट्रोल जो है ना, कीमत जो है इंटरनेशनली इस वक्त आई हुई है, और वो कम करनी है। तो वो कह रहे हैं कि उस पे पेट्रोल पे ये 10 रुपये लेवी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि पेट्रोल
पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी, मगर वो कह रहे हैं कि ये 17% हाइक अब कर लेंगे जिससे पेट्रोल नीचे ना आए। मगर हम जी बिजली के ऊपर 1.5 रुपए जो है ना वो आपको पर यूनिट दे रहे हैं। अब इस जेब से आवाम के निकाल के इस जेब में से डाल देंगे तो ये क्या एक मजाक है। ओवरऑल जो है इधर से ना हुआ तो उधर से ले लिया, ये तो जरा लॉजिक समझाएं हमें। देखिए, जितनी भी अवैस भाई बात कर लें सोलर पैनल की प्राइस कम करने पे, जो इन लोगों के घर में सोलर लगा हुआ है, जिन लोगों को वजीर आजम ट्रेड तो फील कर रहे हैं ना, आपने यूटर्न तो लिया है ना माजरत के साथ। आप 4 महीने पहले तक बोल रहे थे सोलर इज द वे टू गो, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं शहबाज शरीफ साहब के, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं सोलर का मैं वो कर रहा हूं। तो अब आप लोगों को रिजेंट तो कर रहे हैं। पाकिस्तान में दुनिया की खित्ते की सबसे महंगी बिजली है, और कोई ऐसा हम पल्ला मुल्क नहीं है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, साउथ अफ्रीका हो, केन्या हो, जिसमें हमारे बराबर बिजली हो। सब हमसे सस्ते हैं, हम सबसे महंगे हैं, गैस में भी सबसे महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं वो करना है। अब 2 तरीके गैस बिजली सस्ती करने के, एक अपनी इनएफिशिएंसी कम कर दें, अपने चोरी चकारी कम कर दें, कुछ अखराजात कम कर दें, ये तरीका है जो कि ऐसा तरीका है, लेकिन वो तो ये नहीं करते। तो उन्होंने कहा अच्छा यूं करो यार, थोड़ा पेट्रोल पर टैक्स ज्यादा डाल दें, एंज कर ले और यार पैसे इधर डाल दें, बस ये कर रहे हैं। तो मैं क्विकली चाहूंगा आपको कि ये IMF के मुतालिक ये अब दावे किए जा रहे हैं कि जी इट्स ओवर, तसल्ली तशफ़ी हमने उनकी कर दी है, तो बिल्कुल वो मामला अब ख़त्म हो गया और अब वो बाकायदा ढोल पीटा जा रहा है। कोई ढोल पीटने वाली सिचुएशन है? देखिए, मैं अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूं कि हुकूमत की ये बात दुरुस्त हो और हमारा IMF का प्रोग्राम हो जाए। और ये जो 10 रुपए बढ़ाए हैं, शायद ये भी IMF को को नजराना ही पेश किया होगा आवाम के ऊपर बोझ डाल के। लेकिन एक चीज आप देखें कि इन्होंने कोई अखराजात कम नहीं करे, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो इनके टारगेट से बहुत कम हुआ है। तो अखराजात भी, और ये कहते हैं कि हमारा टैक्स रेवेन्यू इसलिए कम हुआ कि इन्फ्लेशन कम था, तो भाई फिर अखराजात भी कम करो, वो नहीं कम किए इन्होंने। तो IMF ने, और फिजिकल कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कोई भी नहीं किए, तो IMF ने इनको फौरन क्लीन चिट नहीं दी है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि दे देगी। अभी से ढोल बजाना थोड़ा जल्द है। अगर ये ढोल बजाने की जगह और अपनी तारीफें करने की जगह अगर एक्चुअल फिजिकल काम कर ले, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं 2 दिन पहले एक एंकर से बात कर रहा था, मुझसे पूछ रहा था कि इकोनॉमी कैसी है। तो मैंने उससे पूछा कि यार तो रोज अखबार पढ़ता है, रोज टीवी के शो करता है, मुझे बता दे कि कोई हुकूमत ने एक भी चीज करी है जिससे इकोनॉमी बेहतर हो। तो उसने कहा नहीं, हुकूमत का कोई भी, ये बिल्कुल आज पेट्रोल की कीमत कम होने की वजह से दुनिया भर में, पाकिस्तान में जरा अफरात ज़र भी कम हुआ है और शरह सूद भी कम हुई है, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। लेकिन इसमें हुकूमत की क्या तारीफ है? हुकूमत ने कोई भी अच्छा ऐसा काम किया है क्या? दुकानदारों से टैक्स लिया है क्या? बड़े बड़े ज़राई होल्डिंग्स वालों से टैक्स लिया है क्या? प्रॉपर्टी टैक्सेस लिए? कोई टैक्स स्प्रेड वाइड करा है? कुछ भी नहीं किया। हुकूमत ने तो सिर्फ टैक्स रेट्स बढ़ाए हैं, बिजली के रेट्स महंगे करे हैं। अब बिजली का रेट कम करने के लिए वो वादा कर रहे हैं, ये टैक्स आज बढ़ा दिया, पेट्रोल का टैक्स आज बढ़ा लिया, बिजली वादे पे है। तो बात है, और वो भी 1.5 रुपया यूनिट देने का ना। इधर से इधर मजे की बात है, बहुत ज्यादा पैसे का टैक्स पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा रहे हैं, वहाँ 1.5 रुपया। और तमाम चीजें करने का जो पता चलता है कि क्लेम तो वो 10 रुपए पर यूनिट कर रहे हैं, बस 2-4 रुपए से पर यूनिट से ज्यादा आगे बात ही नहीं जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता हमें वक्त देने का। थैंक यू सो मच मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। मगर एक अहम खबर ये भी है कि उमर अयूब साहब की तरफ से एक स्पीकर नेशनल असम्बली के नाम खत तहरीर किया गया है। इस खत के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड की गई है, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, एक इंपॉर्टेंट खत है जो तहरीर किया उमर अयूब साहब ने, ये स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार याद सादिक साहब के नाम। उन्होंने कहा है कि जी फौरी तौर पे हमें भेजा जाए हमारे डेलीगेशन को और इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। मामला ये है कि उनकी हिदायत बहुत ज़रूरी है, कल जो बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है, ये डिमांड की है, पूरी करेंगे? ये मुझे नहीं पता करेंगे या नहीं करें, मगर मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हुकूमत की नीयत अच्छी है। और ये सीधी सी बात है
कि ये मसाइल जो हैं ये इसके अंदर जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पार्लियामेंट के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनके अंदर आप उसको ये उनके बगैर ये नहीं कर सकते। इससे बड़ी दफ़ा पहली दफ़ा भी रात के 12 बजे 2 बजे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो अपनी मर्ज़ी के लोग होते हैं, अक्सर तो वली अमीन गंडापुर साहब की जिनको मोहर लग जाती है तो उनको मुलाकात कर देते हैं, बाकी वकील भी रोते रहते हैं, रिश्तेदार भी रोते रहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल मुलाकात करानी चाहिए। हाँ, PTI का उमर अयूब साहब का और वो लाइक जिन्होंने अगर इससे ये तासुर मिलता है कि जो पहले नाम दे दिए थे उन्होंने बिल्कुल भी कोई मैसेज या ज़ाहिर मुलाकात तो हुई नहीं थी। जुनैद अकबर साहब के ये स्टांस लेने के बाद से शायद उनके दिमाग में भी ये बात आई है मैं कि ये करवा लेना ज़रूरी है, और मेरे ख्याल इसकी बुनियाद पे ये रुकना नहीं चाहिए। हुकूमत को भी बिल्कुल मुलाकात करवानी चाहिए ताकि सबकी मशावरत आए, और वो जो है क्या बात करेंगे उनकी यही होगा कि जी वहाँ से शायद मशवरा लेने के बाद आई एम श्योर जिस तरह पहले ये कहा गया था इमरान खान की तरफ से था ना कि सबसे बात करें, हुकूमत से भी जो बातचीत कर चल रही है, मेरा ख्याल है जिस तरह APS के वाक़े के बाद धरना ख़त्म कर दिया गया था, मुझे उम्मीद है वो भी ठहराव के साथ यहाँ पे एक मुस्बत बात करेंगे क्योंकि मसला मुल्की मसाइल का है। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि PTI को भी इस बेसिस पे अगर ये कोई हुकूमत के अंदर कोई गैर दानिशमंदी दिखाई जाती है और मुलाकात नहीं करवाई जाती है कि वो फिर शरारत होगी ना, कि ना करवाने का मतलब है कि फिर उनके बगैर वो अगर बाइकआउट का उनको मौका दिया जाए और उनके बगैर जो एक तो मुलाकात अगर ये बहस हो जाती है उसकी क्रेडिबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, फिर उसके ऊपर अमर दरामद कमज़ोर हो जाता है, उससे फिर और तकसीम बढ़ जाती है, उससे और जो है गैर जो है ना अदम इस्तेहकाम होगा सियासत के अंदर, तो जो कि हमारे दुश्मनों को सूट करता है। तो दोनों तरफ से मैं समझता हूँ ठहराव दिखाना चाहिए, हुकूमत को भी मुलाकात करवानी चाहिए, PTI को भी अगर वहाँ पे कुछ गैर दानिशमंद लोग हैं और वो ये जिद बना लेते हैं तो इसकी बुनियाद पे इसका बाइकआउट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मुलाकात करनी चाहिए। वो स्टेक होल्डर हैं और जो है वो क्योंकि KP उनके पास गवर्नमेंट है और इसके अंदर जो फैसले ना सिर्फ पूरे मुल्क के होने हैं, बलूचिस्तान के अलावा KP के मतलब भी होने हैं, और KP के अंदर भी बहुत ज्यादा इंतशार है, दोनों सूबे बहुत ज्यादा वहाँ भी है। आज ही मैंने जो जिक्र किया KP के 3 वाक़यात आज हुए हैं और तवातर से हफ्तों से महीने से दुनिया भर में हम दहशतगर्दी के अंदर दूसरे नंबर पे अगर आ गए हैं, सबसे ज्यादा वाक़यात हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ा ये एक नेशनल कॉज और एक नेशनल मसला है। मंजे हुए लोग हैं, सबको इसके अंदर बड़ी समझदारी से, बड़े ठंडे दिमाग से, होशमंदी से, मुस्बत सोच के साथ बैठ के हल निकालना होगा। और जो मिफ्ता कह रहे थे कि सियासी कंप्रोमाइज नहीं, मैं कहूँगा सियासी बसीरत दिखाते हुए पैटीनेस इसके अंदर कोई भी तबका अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसके अंदर किसी ने गैर दानिशमंदी दिखाई तो ये जो सारे जो रोज़ के 3 वाक़यात हो रहे हैं, जो है रोज़ के हमारे आज 3 वाक़यात हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हज़रात जो हैं शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, आम आदमी जो है जिसका कोई कसूर नहीं है वो बेचारे मारे जा रहे हैं। तो इससे शरपसंद नासिर हमारे दुश्मन और जो कि इस ताक में हैं कि ऐसे मौके मिले जाए उनको मौका मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि इसको किसी को भी इसको जिद नहीं बनाना चाहिए, मशरूत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मशरूत नहीं करना चाहिए। और हुकूमत को बिल्कुल इसमें क्या हर्ज है, उनकी पार्टी का, बहरहाल इसमें एक हकीकत है इमरान खान उनकी पार्टी का लीडर है, और ये नाम जो है नाम के अलावा एजेंडा कि क्या PTI को वहाँ पे क्या स्टांस रखना चाहिए, मुस्बत सोच। मैं तो समझता हूँ अगर ये मुलाकात करवाएंगे तो मेरा ये उम्मीद है कि वो अपनी टीम को कहेंगे कि मुस्बत सोच के साथ जाएं, वरना उनका ये मुझे ये शक पड़ता है कि उनके जहन में ये बात होगी, क्योंकि ये एक इशू बन गया है कि जनाब हमने ऐसी बात वहाँ पे करनी है जिसका कि हमारा लीडर जो है वो उसको खुश करने के चक्कर में वो बातें भी ना कर जाएं जो उनको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, सो इसलिए ये बड़ा ही एक संजीदा मसला है, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप है कि ये पार्लियामेंट्री उससे वो हुई है। दूसरा, हमें ये उम्मीद है कि इसका फैलाव होगा, इसके अंदर अगर वो माहौल बनाना पड़ेगा जो पहले नेशनल इलेक्शन कमेटी में बदकिस्मती से
इतनी जामे एक डॉक्यूमेंट के बाद, इतने बड़े कंसेंसस के बाद भी वो अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से इस नहज पे हालात पहुंचे हैं। तो दोबारा वो उस तरह के फैसले लेने के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा, इसके अंदर सबको गिव एंड टेक करना पड़ेगा, इसको जिद का मसला, और ये गैर मशरूत होना चाहिए, ये गैर मशरूत होना चाहिए। आप सबके किरदार की बात कर रहे हैं आमिर साहब, हम जब से इस ज्वाइंट सेशन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारे जहन में सिर्फ हुकूमत आ रही है, अस्करी क़यादत आ रही है, PTI की बात कर रहे हैं। वेयर इज़ JUIFA, वेयर इज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर आजकल मैंने आज और कल उनकी जो गुफ्तगू सुनी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और जो KPK के हालात और बलूचिस्तान की सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर क्या उनको भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा है? क्या मामला क्या है? मौलाना साहब कहाँ पे है? जी, मौलाना साहब ने जो 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, एक तो पहले वो जो उनका एक 26वीं आईनी तरमीम में और कई दफ़ा ये इल्ज़ाम लगता था कि हुकूमत की तरफ झुकाव है। अब मेरे ख्याल हालात देखते हुए एज अ सियासी पर्सन और वैसे भी उनके लिए या किसी के लिए भी हुकूमत के तरफ झुकाव कोई भी सियासी लीडर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यही कहना था उन्होंने, वो एक बड़े समझदार दानिशमंद किस्म के जीरक सियासतदान है, तो उन्होंने यही कहना था। मगर उनको, महमूद खान अचकजई को, और जो पार्लियामान के अंदर है, कल मौका मिलेगा और आई एम श्योर वो दबने वाले नहीं, अपनी खुल के वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पे बातचीत होगी, जो भी ब्रीफिंग उनको देगा। मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि पार्लियामान से जो बाहर लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान में जिस तरह मिफ्ता इस्माइल फरमा रहे थे कि इसके अंदर अख्तर मेंगल साहब फॉर एग्जाम्पल, वो जो आइन के अंदर बिलीव करते हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया हुआ, उनका इस्तीफ़ा अभी तक कबूल नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी किसी ना किसी को लाना चाहिए, मना के इस डायलॉग का हिस्सा बनाना चाहिए। और इसके बाद पार्लियामेंट में जो नहीं भी हैं, डॉक्टर मालिक हैं या बलूचिस्तान के, वो कुव्वतें जो कि एक वहाँ पे एक अपनी एक वैल्यू रखती हैं और वो पाकिस्तान के आइन में बिलीव करती हैं, उनको भी लाना चाहिए। और वो पार्टीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल, ये फ़िलहाल पार्लियामान में नहीं है, मगर शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन जैसे लोगों से भी बात करनी चाहिए। और भी तमाम तबकात जो कि पार्लियामान में नहीं है, मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ ये उम्मीद लगाता हूँ, मैं एक मुस्बत सोच के साथ बात कर रहा हूँ कि इसकी एक्सटेंशन होगी। ये शायद शुरुआत है, इसके बाद से कल देखते हैं, कल हमारे पास जब ये आ जाएगा, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस मीटिंग के हवाले से भी जो प्रेस रिलीज आ जाएगी, या जो है फिर कल जो लीडर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बात करेंगे, तो उसके बाद ये इसको बढ़ाया जाएगा। और इसके बाद कोई हर्ज नहीं है, कोई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि ये हो गई है तो APC नहीं हो सकती। इसके बाद APC सियासतदानों को कोई नहीं रोकता, वो एक बुलाएं, और ज़रूरी नहीं वो हुकूमत बुला सकती है, अपोजिशन बुला सकती है, जो भी बुलाए, तो वो एक बिल्कुल होनी चाहिए जिसके अंदर बाकी तमाम तबकात जो हैं, तमाम सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, उसके बाद सिविल सोसाइटी, उसके बाद जो है मीडिया से लोग भी, हमारे जैसे भी कुछ बुलाए जा सके। अगर क्योंकि ये हम भी डायरेक्टली रिलेटेड है, हमें जो ये पीका में जकड़ा हुआ है, तो हमें नहीं समझ आता कि ये गवर्नमेंट जो है, मैं बार बार ये दोहराता रहता हूँ, इनको जब ये वाक़यात होते हैं एक सोच विचार करके जितनी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती हो वो की जानी चाहिए। ये जो बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करते हैं उससे अफवाह साजी बढ़ती है और लोग ये अफवाहें चलती रहती हैं कि जी वो 2 के 9 बना देते हैं, 9 के 109 बना देते हैं। 2 के 9 की तरफ मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी आमिर साहब, ये छोटे मोटे हलकों में ये भी बात चल रही है क्योंकि मुतज़ाद खबरें कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब से भी कहा गया कि उन्हें भी मदऊ किया जाएगा, शायद वो भी आए, शायद वो भी बैठे, लेकिन एक हल्का ये भी कहता है कि अगर वहां से उनको बुलाया जा सकता है तो फिर जाहिर सी बात है, एक पाकिस्तान का एक सबसे पसंदीदा लीडर है, तो फिर उनके बारे में सोच विचार क्यों नहीं हो रही कि वो भी आए, शामिल हो, सोच विचार हो और मिलके पूरी कौम जो है, तमाम लोग जो हैं वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ मैदान में। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब जाहिर है वो तो इस वक्त उनकी पार्टी हुकूमत में है, प्राइम मिनिस्टर भी उनके हैं, पंजाब में चीफ मिनिस्टर भी उनके साहबजादी हैं, तो वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें छोड़ के उनको इसके अंदर शामिल होना चाहिए। और यस बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि इसमें इसको बिल्कुल भी इससे बड़े छोटे मसलों पर, इससे बहुत पेटी
सोसाइटी मसाइल के ऊपर भी मुलाकातें होती रही हैं, रात के 12 बजे भी होती रही हैं। बिल्कुल इसको जिद का मसला नहीं बनाना चाहिए, मुलाकात करवानी चाहिए ताकि वो गाइड कर सकें अपनी पार्टी को कि आप उसमें सोच के साथ जाएं। बिल्कुल, ये कोई जिद और अना का मसला नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की बात है, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद 24 करोड़ अवाम की बात है, ये अमन की बात है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।